हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। लेकिन यहां आपको एक्सप्लेनेशन देने से पहले ये बात जरूर बोलूंगा कि अपने साथ पेन और पेपर जरूर रखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। क्या है कि ये चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है और ये कब की बात है? आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। और जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है या सोवियत यूनियन बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है 1991 में, तो उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। और जो पोटेंशियल रिफॉर्म्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो एक इंटरेस्टिंग केस है ताकि इसको कुछ इसमें रिफॉर्म किए जाएं। कोई इसमें डिफिकल्टीज भी है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है यूनाइटेड नेशंस में और इसका क्या व्यू है, इंडिया का क्या व्यू रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, वो हम जरूर जानेंगे। और इसके रिफॉर्म्स को लेकर इंडिया का क्या व्यू है। और चैप्टर में जब एंडिंग होती है तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या यूएन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डीलिंग विद ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर। जिससे हम सुपर पावर की बात कर रहे हैं वो है अमेरिका। क्या ये सफिशिएंट है? यूनाइटेड नेशंस अमेरिका को हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है? जो अदर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर प्लेइंग ए क्रूशियल रोल। तो कुछ एक और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में क्या है। नेक्स्ट पिक्चर में जैसे एक यूनाइटेड नेशंस का लोगो है जो मैं आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में कंप्लीट देने वाला हूं। और एम्बलम में वर्ल्ड मैप दिखाया गया विद ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट और ये वर्ल्ड पीस को इंडिकेट करता है। अब यहां देख लेते हैं, हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस होनी चाहिए, लेकिन एक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये कहेंगे टू डिफरेंट पिक्चर्स हैं। और ये बात की इंडिकेशन है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस इसमें फेल हुई। लेबनान क्राइसिस हुआ था 2006 में, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है उसके बावजूद भी इंडिस्पेंसिबल मानी जाती है, जिसके बिना हम कह सकते हैं अब दुनिया नहीं चल सकती। ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? लेट अस हियर टू इनसाइडर। जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसलिए क्रिएट नहीं होती कि ह्यूमैनिटी को हेवन पे ले जाए, स्वर्ग में ले जाए, बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ये किसने बोला है? डैग हैमरशोल्ड ने, जो यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल हैं। और यहां हमें क्या दिखाया गया है कि जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया था। और क्या बोल के अटैक किया था कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह, जिसके ऊपर जो है इनको कंट्रोल करना है। तो बड़े सारे सिविलियंस इसमें मारे गए थे, बड़ी सारी पब्लिक बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरिया जो है वो इजरायली बम्बार्डमेंट के अंडर आ गए, बहुत नुकसान हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगस्त में और अक्टूबर तक आते आते जो है ये क्राइसिस सॉल्व हुआ, या ये कहें कि इजराइल ने अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर किया और बम्बार्डमेंट को रोका। अब अगर ऐसा देखें तो व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है जब ऐसे क्राइसिस होने ही है। तो यहां पर ये देखिए, टेकिंग शॉप, yes there is a lot of speeches and meeting at UN especially during annual sessions of General Assembly, but जैसे कि चर्चिल ने बोला, जॉ इज बेटर देन वॉर। अब देखिए, आप बैठ के लड़ लो, एक दूसरे को गालियां निकालो, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू वॉर। तो इसका मतलब क्या है कि वॉर मत करो, सीधा उन्होंने एक मैसेज दिया है। और इजंट इट बेटर टू हैव वन प्लेस जहां सब के सब कंट्री बैठे, ये शशि थरूर ने बोला है, फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो दस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस एंड हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर असल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पीस को डेवलप करने में, पीस को बनाने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं। रोल क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये देख लेते हैं। ये एक सुपर स्टेट नहीं है जो अथॉरिटी रखेगी अपने साथ जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर। तो फिर क्या है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया है डिफरेंट स्टेट्स ने मिलके, एंड इट कम्स व्हेन स्टेट्स एग्री टू इट्स क्रिएशन। और ये हेल्प कर सकती है मेंबर स्टेट्स को अपनी प्रॉब्लम्स को पीसफुल सॉल्व करने में। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल एज, क्योंकि सब चैलेंजेस जो हैं दे कैन ओनली बी डेल्ट विद जब हर कंट्री जो है, हर मुल्क एक साथ काम करने को तैयार हो। जैसे एग्जांपल उन्होंने डिसीज का दिया है, अभी रिसेंट में कोविड का ले सकते हैं एग्जांपल। तो डिसीज को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्री सफिशिएंट नहीं है। अब डिसीज को कंट्रोल करने के लिए पूरी जो दुनिया में जो कंट्री हैं वो अगर वैक्सीनेट करेंगे तभी हो पाएगा। ऐसी एक और है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक ऐसा इश्यू है जिसमें अकेले एक कंट्री अपना कुछ हद तक रोल प्ले कर सकती है, बट इट कैन नॉट कर्ब द एंटायर
प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कैन नेशन ट्रस्ट ईच अदर? अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि देखिए नेशन एक दूसरे पे ट्रस्ट कैसे करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेशंस है वो कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन कोऑपरेट करें तो हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेशन, या एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेशन की जो कॉस्ट है उसको शेयर करें, या दूसरा है कैसे श्योर हो कि जो बेनिफिट है कोऑपरेट करने के वो जस्टली डिवाइड होंगे एंड दैट अदर्स वो ब्रेक नहीं करेंगे देयर एंड ऑफ बार्गेन एंड चीट ऑन एन एग्रीमेंट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप दो देश मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये विश्वास का बात जो है, विश्वास की बात इसमें आती है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प। अब यहाँ पर देखिए इसको ये पॉइंट क्लियर करता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है, आइडियाज दे सकते हैं कि आप कैसे कोऑपरेट करें, कि आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाया जा सकता है, या रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी आपको दी जा सकती है जो मेंबर स्टेट्स को हेल्प करती है कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, और साथ में जो कोस्ट है उसको प्रॉपर्ली शेयर करने में। जो बेनिफिट होगा आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। और जैसे कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो यूएस और इसके जो साथी देश हैं विक्टोरियस हुए, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जो है या लोगों को लगा वेस्टर्न कंट्री जो यूएस जिनको लीड कर रहा है वही जो है एंटायर वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली है विदाउट एनी चेक। तो कैन यूएन सर्व टू प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन विद यूएस इन पर्टिकुलर एंड कुड इट लिमिट द पावर ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट? तो क्या है, यूएन ऐसा काम कर पाएगा कि अमेरिका की पावर के ऊपर कुछ चेक लगा पाएगा? तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं एवोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की कैसे हुई। तो देखिए सबको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ उस टाइम सबको लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस क्रिएट की। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाती है, लीग ऑफ नेशंस फ्लॉप हो जाती है 1939 टू 1945। तो उन्होंने फिर देखा कोई और बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो यूएन जो है वो आती है एज सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस कब? 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। द यूएन वाज सेट अप थ्रू साइनिंग, ये आप 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। यूएन चार्टर जो साइन किया था 51 स्टेट्स ने उस टाइम साइन किया था, और फिर इसकी क्रिएशन हो जाती है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूनाइटेड नेशन क्यों क्रिएट किया गया, ये पॉइंट हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, यानी एक तो हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है या कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना है जितनी डिफरेंट कंट्री है वर्ल्ड लेवल पे। इट वाज फाउंडेड टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एस्केलेटिंग इनटू वॉर, और अगर वॉर और भी ज्यादा बढ़ गई है तो कम से कम उसकी जो हॉस्टिलिटी है उसको कम करने में इसका मेन मोटिव था कि एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटी कम की जाए। और क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्ट का नेचर तो आपको पता है कहीं से भी हो सकती है, वो किसकी वजह से, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। यूएन वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा 2011 पर देखिए यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर कंट्री हैं, 193 इसकी मेंबर कंट्री है, ऑलमोस्ट सारी की सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देखिए ऑल मेंबर्स है 1 वोट ईच। ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 यानी परमानेंट इसके 5 मेंबर हैं, और कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस हो गया, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ये सिलेक्ट किए गए थे P5 क्योंकि उस टाइम जब इसकी क्रिएशन हो रही थी तो यही बहुत बड़ी उस टाइम एक सुपर पावर शक्तियां थी 5 की 5, इसलिए इनको P5 में रखा गया है। और ये विक्टोरियस भी रहे या ये कहीं विक्टर्स इन द वॉर रहे, तो इसकी वजह से भी इनको इसका एडवांटेज मिला। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द यूएन या रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज ऑफ यूएन। ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे यूएन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर ये 1 मार्क में आता है, या रिप्रेजेंटेटिव हेड कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, ये 1 मार्क में आता है। जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस है, 9 सेक्रेटरी जनरल है यूएन के फ्रॉम 1 जनवरी 2017, और प्राइम मिनिस्टर थे वो पोर्तुगल के 1995 टू 2002 तक, और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज थे 2005 टू 15। अब रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज देखिए, जो वॉर एंड पीस और डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स हैं ये कहां डिस्कस किए जाएंगे यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल में, ये मैटर डिस्कस होते हैं। वॉर एंड पीस या डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स जो है ये तो हमारे होंगे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो कहां डील किए जाएंगे, बड़ी सारी एजेंसीज जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, United Nations Human Rights Commission, UNHRC, United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, and United Nations Children's Fund, UNICEF हो गया, and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानी यूनेस्को, ये हमारी आ जाती हैं दूसरी एजेंसी जो इन सब यानी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज में डील करती हैं।
अब बात करते हैं रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो क्या एक्चुअल में कोल्ड वॉर के बाद यानी 1991 के बाद आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में कुछ चेंज आया? तो थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। जैसे देखिए क्या है, रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्शन नहीं है। दो बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म जो है वो इसमें बोले गए हैं। एक तो रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, और दूसरा क्या है, ए रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इसके स्ट्रक्चर को लेकर है और दूसरा है जो रिव्यू ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन जो इसके लिमिट में आते हैं। तो बोथ एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म नेसेसरी हैं, दोनों के दोनों ही जरूरी हैं। प्रपोजल्स क्या है ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में? सबसे पहला क्या है, द बिगेस्ट डिस्कशन इज ऑन फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि सबसे बड़ा जो प्रपोजल दिया गया है वो है द बिगेस्ट डिस्कशन इज ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि किस तरीके से काम करना चाहिए, एंड इंक्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर जरूर होना चाहिए। इस प्रपोजल है, देखिए प्रपोजल की बात कर रहे हैं, मेंबरशिप, ताकि जो रियलिटीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाए, जाना जा सके। इसके अलावा इन पर्टिकुलर देखिए देयर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। कहते हैं कि एशिया से, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कुछ एक मेंबर्स को आप एड ऑन कीजिए, और बियॉन्ड दिस यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इंप्रूवमेंट इन द यूनाइटेड नेशंस बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए हर कंट्री का अपना एक लेवल है बजट देने का। आप देखो आप कितना दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप दोगे, है ना। तो यहाँ ये भी पॉइंट इन्होंने रखा है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, जैसे कुछ कंट्रीज और एक्सपर्ट ही चाहते हैं कि एक ग्रेटर रोल इसको प्ले करना चाहिए और मोर इफेक्टिव रोल होना चाहिए पीस और सिक्योरिटी मिशंस में। कुछ दूसरे लोग भी चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट तक कन्फाइंड ना हो। इसका मतलब है कि कुछ और चीजें भी होनी चाहिए, जैसे ह्यूमैनिटेरियन वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। देखिए सिर्फ एक आप सोचो कि एक वॉर को रोकना नहीं, ये सारे काम भी इसको करने चाहिए। और चेंज रोल क्या है यूएन का आफ्टर द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर यानी 1991 के बाद क्या है, यूएन एस्टैब्लिश्ड इन 1945, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, द वे इट फंक्शन रिफ्लेक्टेड द रियलिटी ऑफ द, ये बार बार आ रहा है, पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटी को दर्शाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद कुछ रियलिटीज डिफरेंट हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कोल्ड वॉर के बाद हमें लगता है कि सिर्फ यूएस अकेला सोल सुपर पावर नहीं है, कुछ और कंट्रीज भी हैं जो सुपर पावर की कैटेगरी में आ चुकी हैं या आने लायक हैं। अब प्रपोजल्स क्या है द रिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर में? देखिए आफ्टर द कोल्ड वॉर वर्ल्ड रियलिटीज कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हो गई है। रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड यूएस वो ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। चाइना और इंडिया एक इमर्जिंग ग्रेट पावर हो गए। और अगर इकोनॉमीज की बात की एशिया की, वो ग्रो कर रही हैं जो पहले कभी नहीं था। अनप्रेसिडेंटेड होता है जो कभी पहले नहीं था। और मेनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड यूनाइटेड नेशंस एज दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड। वो क्या चीज है? जेनोसाइड जैसी चीजें। जब वहां की सरकार ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है, लोगों को मरवा देती है, या सिविल वॉर या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स वगैरह। तो इस सिचुएशन में 1989 में जब कोल्ड वॉर जो है एंड हो रही थी, तो देयर वर मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रोल ऑफ यूएन, की यूएन का क्या रोल होना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है। तो ये कुछ एक ऐसी वर्ल्ड रियलिटीज है जो हम कहेंगे बिल्कुल डिफरेंट है 1991 के आसपास। यहाँ 1989 भी इन्होंने बता दिया। डिबेट टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसीलिए क्या हुआ 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें 3 कंप्लेंट मानी गई थी। देखिए वो कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना कुछ लग रहा है कंप्लेन है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट नहीं करती कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को। मैंने आपको बताया उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अब अकेली एक सुपर पावर नहीं है, बहुत सारी सुपर पावर हैं, और इसके जो डिसीजन है दे रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट। और इनको ये लगता है कि जो भी ये डिसीजन लेते हैं सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को ही हाईलाइट करते हैं या अपने इंटरेस्ट ही शो करते हैं लोग। और इसके अलावा डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स और इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसमें जो है ना ज्यादा रोल किसका है, यूरोपियन पावर का हो गया या वेस्टर्न पावर का हो गया। तो इधर से जो अफ्रीकन
या एशिया से कम है। तो इसके अलावा जो ग्रोइंग डिमांड है ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन 1 जनवरी 1997 जब इतना ज्यादा हुआ तो यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल है कोफी अन्नान, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई कि देखिए अब क्या कुछ किया जा सकता है। कुछ एक उन्होंने सजेशन भी दिए, देखिए क्या चीज कर सकते हैं जो उन्हें लगा कि हम फॉलो करें और उससे हमारा ये काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, या ये कहें कि हम इसको बेटर बना सकते हैं। तो these criteria have been proposed for the new permanent and non-permanent member of the Security Council। एक न्यू मेंबर शुड बी क्या होना चाहिए, मेजर इकोनॉमिक पावर, ए मेजर मिलिट्री पावर, या फिर सब्सटेंशियल जो कंट्रीब्यूट करने वाला, डोनेट करने वाला यूनाइटेड नेशन के बजट में, एक बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन होना चाहिए, ए नेशन दैट respects democracy and human rights, और सबसे बड़ी बात है country that would make council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture। तो यहां हम देखते हैं ये कुछ एक सजेशन है भी ऐसा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया इस कैटेगरी में कहां स्टैंड करता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब ये बोलते हैं कि दीज क्राइटेरियाज वर प्रॉब्लमेटिक, कहते हैं ये क्राइटेरिया इन्होंने दिए तो हैं लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कितनी बड़ी इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर होनी चाहिए अगर इसकी मेंबरशिप चाहिए सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है ना, हाउ मच बजट, कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या एक बिग पॉपुलेशन एक असेट होता है लायबिलिटी। एक तरफ तो हम कहते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन गरीबी, अब दूसरी तरफ ये कहते हैं असेट है या लायबिलिटी है, क्या है ये। और इफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की बात करें या यही क्राइटेरिया फॉलो करें तो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, तो वो इस लाइन में लग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या वो मतलब डिजर्व करती हैं, इफेक्टिव होंगी वो काउंसिल मेंबर बन के, और हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व, कैसे इसको सॉल्व करें, और डिड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, अगर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ज्योग्राफिकल टर्म्स, मींस दैट देयर शुड बी वन सीट ईच फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, क्या यही कहना चाहते हो। तो शुड द रिप्रेजेंटेशन बी बाय रीजन्स और सब रीजन्स रादर देन कॉन्टिनेंट्स, तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। या फिर शुड डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ए मोर बैलेंस्ड वे। तो कहते हैं कि आपने पॉइंट बता दी भी ऐसा हो, लेकिन अब बात आती है कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर, कितनी मिलिट्री पावर, कितना कॉन्ट्रीब्यूटर टू बजट, या रीजन वाइज लें या फिर कॉन्टिनेंट वाइज लें, तो ये बातें जो है ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। तो रिलेटेड इश्यू वाज चेंज, वो क्या है, वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये हो गया था ऑलमोस्ट 1965 में। अब चार्टर गेव परमानेंट जो मेंबर है ए प्रिविलेज पोजीशन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड वॉर आफ्टर 2, और मेन प्रिविलेजेस है P5 मेंबर्स के, वो क्या हैं, दैट परमानेंसी और वीटो पावर। और नॉन परमानेंट जो मेंबर है वो 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 2 साल के बाद उनको दोबारा चांस नहीं मिलता, इसमें नहीं री इलेक्ट हो सकते इसके बाद। तो एक कंट्री का भी ये हम आपको बता दिया। सो नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन ए मैनर, ताकि पूरे कॉन्टिनेंट को या ये कहें पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करें अलग अलग एरिया से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव वीटो। तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं, नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं है और परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक्चुअल में ये वीटो पावर है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वीटो पावर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में वैसे आ सकता है कि जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है, सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीड, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग, हर मेंबर की अपनी 1 वोट है, चाहे जो परमानेंट मेंबर है इसके 5, दे कैन वोट इन नेगेटिव मैनर, सो दैट इवन इफ जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो है उन्होंने पॉजिटिव के लिए भी वोट किया है, अगर एक उनमें से जो है परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने बोल दिया कि नहीं, तो वो काम नहीं होगा। इसका मतलब रेस्ट जो 14 है जिन्होंने यस बोला है उस काम के लिए, इट्स 0। तो व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ वीटो पावर। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि विदाउट वीटो जो है देयर इज डेंजर दैट कि एज इन 1945 में 1945 में दैट द ग्रेट पावर्स वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी, और ऊपर से दे वुड डू व्हाट दे प्लीज आउटसाइड इट, एंड विदाउट देयर सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट द बॉडी वुड बी इनफेक्टिव। तो हो सकता है जो परमानेंट मेंबर हैं 5, अगर हम कह दें कि वीटो पावर खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है वो सोचे कि हमने अब दुनिया में इंटरेस्ट लेके करना क्या, अपना जो करेंगे, जैसे चाइना जैसी बड़ी कंट्री है, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री है, तो दे वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की, जैसे शुरू में हमने बोला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हम हैंडल करेंगे, लेकिन दूसरा क्या था, ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की ज्यूरिसडिक्शन की। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो क्या है,
मीन्स यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप जो है उसका क्वेश्चन बड़ा सीरियस है। आफ्टर कंप्लीटिंग 60 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, जब इन्होंने इनकी मेंबर स्टेट मिलती हैं सितंबर 2005 में अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक यूएन मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये ज्यूरिसडिक्शन में एक तो पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए। अब यहां मेंशन किया गया पीस बिल्डिंग कमीशन। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम अट्रोसिटीज। यानी एक सरकार अगर फेल हो जाती है अपने देश के नागरिकों को बचाने में, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले करेगी और वो उन देश के नागरिकों की जो है ना सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। और इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि 19 जून 2006 से ऑपरेशनल है। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट के हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस और क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड और एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बोला है कि इट शुड बी और दे शुड बी कंसीडर्ड। अब यहां पर भी कुछ कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे हम देखते हैं। कुछ डाउट्स हैं अबाउट चेंजिंग रोल ऑफ यूएन, जैसे लाइक व्हाट शुड ए पीस बिल्डिंग कमीशन डू। अब हम कहते हैं एक पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए, लेकिन इस पीस बिल्डिंग कमीशन को करना क्या है। दूसरी बात क्या है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, यानी दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो विच वन शुड इट इंटरवीन, किसमें ये इंटरवीन करेगा। इज इट पॉसिबल इवन डिजायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट, क्या इसके लिए पॉसिबल है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करना है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन डीलिंग विद द अट्रोसिटीज, यानी अगर कहीं अत्याचार हो रहे हैं, कुछ क्रुएलिटी हो रही है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स and who should determine the level of human rights violations and course of action to be taken, कौन डिसाइड करेगा ये। तो ये कुछ एक ऐसी बात है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं वो स्टिल डेवलपिंग है। हाउ रियलिस्टिक इज इट फॉर द यूएन टू अचीव एन एम्बिशियस सेट ऑफ गोल्स सच एज दोस लिस्टेड इन द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स। हम कहते हैं कि हाँ कुछ डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, तो किस तरह की गोल। बड़ी सारी कंट्री तो ऐसी हैं जो डेवलपिंग है, जहां अभी गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कैसे करोगे उसको अचीव। इसके अलावा कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन ए डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, हाउ शैल यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी। तो ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, यानी क्वेश्चंस भी अपने आप, सजेशन भी अपने आप देते हैं, फिर क्वेश्चन भी आते हैं। इंडिया और यूएन रिफॉर्म की बात करें, इंडिया का क्या ओपिनियन है यूएन की स्ट्रक्चरिंग को लेके। तो देखिए इंडिया हैज सपोर्टेड स्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल, जैसे एक स्ट्रेंथेंड एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इन्हें कहते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रिवाइटलाइज कर देते हैं, और इनहैंस रोल होना चाहिए यूएन का इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इसके अलावा डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा एज इट इज वाइटल प्रीकंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये बात ही करते हैं। अब इंडिया की क्या कंसर्न है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। देखो इंडिया कहता है कि यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिमेन्स लार्जली स्टैटिक, वाइल जनरल असेंबली में चेंज जरूर आया, उसमें पहले 5 थे, 5 लोग 10 हो गए, लेकिन ये परमानेंट मेंबर तो 5 के 5 है। तो दिस हैज हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया का मानना ये है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें दिखता नहीं है, और इंडिया क्या चाहता है कि एक एक्सपेंडेड काउंसिल होनी चाहिए विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल एंजॉय ग्रेट सपोर्ट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो वो कहते हैं कि देखो अगर वर्ल्ड कम्युनिटी में और इसको और ज्यादा रिलायबल बनाना है ना, तो कुछ चेंज करो। इंडिया के कंसर्न में नंबर 4 पॉइंट, जैसे मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड ये एक्सपैंड होनी चाहिए फ्रॉम 11 टू 1965 में, तो लेकिन वो अभी भी एज इट इज है। मैं बता चुका हूँ मेजोरिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्री हैं। जनरल असेंबली में आपने मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्री रखी है, तो इंडिया चाहता है कि उनका जो है ना रोल होना चाहिए कुछ ना कुछ डिसीजन में सिक्योरिटी काउंसिल के, जो उनको अफेक्ट करता है। तो देखिए यानी उनकी जो पावर थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द मेंबर ऑफ परमानेंट 5, यानी वो कहते हैं, इंडिया कहता है कि परमानेंट मेंबर भी जो P5 है उसमें भी इंक्रीज हो, नॉन परमानेंट मेंबर भी इंक्रीज हो। एनी प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी ब्रॉड बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। ब्रॉड बेस का मतलब यहाँ कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री को इसमें रखो। तो इंडिया अगर P5 मेंबर यानी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है जो रीस्ट्रक्चर्ड यूएन में, तो उसमें क्या कंडीशंस हैं जो इंडिया पूरी करता है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री है,
ऑलमोस्ट 1/5 वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया के, पॉजिटिव पॉइंट है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये भी ठीक है। इंडिया की पार्टिसिपेशन, जितने भी यूएन ने इनिशिएटिव लिए उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और इसका रोल यूएन की जो पीस कीपिंग एफर्ट्स हैं उसमें भी काफी अच्छा है, लॉन्ग एंड। और इसके अलावा अगर देखें इंडिया की इकोनॉमिक इमरजेंस और रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है जो इंडिया को आगे बढ़ने के लिए, कभी भी देखो इंडिया ने अपनी पेमेंट जो भी देनी थी वो पूरे टाइम पर दिए हैं। व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया? अगर इंडिया परमानेंट बन जाता है तो ये देखिए एक कंट्री की जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस वर्ल्ड अफेयर में होती है, और दूसरा क्या है, हायर स्टेटस का मतलब है एडवांटेज टू ए कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आप जब एक हायर स्टेटस पे चले जाते हैं तो आपको फॉरेन पॉलिसी को बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, अपनी डेवलप करना, और जो रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल का मतलब है मोर इन्फ्लुएंशियल होना। लेकिन क्या डिफिकल्टीज है, तो इंडिया की जो पाक के साथ रिलेशन है इसलिए भी प्रॉब्लम है कि इंडिया का परमानेंट मेंबर बनने में। दूसरा, कुछ कंट्री हैं वो इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न है, और कुछ ये कहते हैं कि इंडिया की डिफिकल्टीज है पाक के साथ, इसकी वजह से इनफेक्टिव होगा अगर वो परमानेंट मेंबर बन भी जाता है। लेकिन अगर इंडिया इंक्लूड होता है देन अदर इमर्जिंग पावर विल हैव, यानी बहुत सारे और देश भी हैं जो तैयार है, जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान और में भी साउथ अफ्रीका। और इसके अलावा कुछ ऐसा भी मानते हैं अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी एक्सपेंशन ऑफ, अगर होता है तो उनको तो आप ऐड कर ही लो, सिंस दोज आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो ये चीजें हैं जो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड, चलो हम मानते हैं कुछ अगर एक रिफॉर्म या रिस्ट्रक्चर को अगर साइड में कर दें तो देयर आर क्वेश्चन लाइक, क्या यूएन जो है एक बैलेंस रोल प्ले कर सकता है अगेंस्ट यूएस डोमिनेंसी, या फिर ये मेंटेन कर सकता है डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यूएस एंड प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट वांट। तो व्हाई यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड? उसका रीजन है, देखिए यूएस को आप, क्योंकि ना इसका जो हेड ऑफिस है कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम मेंबर यूएस के हैं। अब देखिए जैसे पहले वाइल द डिसअपीयरेंस ऑफ, जब जब होता है डिसअपीयरेंस हुआ सोवियत यूनियन का, तो यूएस जो है अकेली सुपर पावर है, इसकी जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है वो इसको यूएन को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देती है, और कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी इग्नोर करती है। यूएन में देखिए जो इन्फ्लुएंस यूएस का वो कहां पर है, एज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएन, यानी काफी बड़ा बजट ये देता है। यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर, इन फैक्ट दैट यूएन फिजिकली लोकेटेड विद इन यूएस है, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा यूएस आल्सो हैज मेनी नेशनल्स इन द ब्यूरोक्रेसी। इन एडिशन, विद इट्स वीटो पावर यूएस कैन स्टॉप एनी मूव दैट इट फाइंड्स अनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड एलीज। ये तो मैं बात कर रहा हूँ वीटो पावर जो है ना वो इनके पास है, तो जिससे ये कई बार किसी ऐसे मूव की तरफ जा सकते हैं जो इनको बस बेनिफिट दें। इसके अलावा वाई यूएस पावर कैन नॉट बी चेक में आगे देखिए विद डिसअपीयरेंस, ये तो हो गया हमारा। तो हम जाते हैं सीधा 6 पॉइंट, द पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज एंश्योर्ड दैट वाशिंगटन हैज ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यानी यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल बनता है तो उसमें भी अमेरिका का रोल है। यूएस कैन and thus use this power to split the rest of the world and to reduce opposition of its policies. And UN is not therefore a great balance to the US, but UN can and has served to bring US and the rest of the world into discussion over the various issues. तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, डिस्कशन की जब बात आई है तो यूएस के साथ भी डिस्कशन के लेवल तक हम आए हैं। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन थी। एक लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ यूएन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, यूएन प्रोवाइड्स एन अरीना इन विच जहां पर पॉसिबल एंड यूएस की एटीट्यूड और पॉलिसीज को मॉडिफाई करना पॉसिबल है कहीं ना कहीं, while the rest of the world is really united against Washington and while it is virtually impossible to balance US power, the UN be worse off। तो ये देखिए आप थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं, यूएन का कहीं ना कहीं रोल रहेगा। इसके अलावा इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन। और टेक्नोलॉजी अगर देखें तो प्रोमिसेस टू इंक्रीज planetary interdependence and therefore importance of UN will only increase. So with this explanation I just stop the video, but I tell you one thing that still कुछ एजेंसीज का भी मैंने मेंशन किया, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें सभी एजेंसीज का ही मेंशन होगा। So thank you very much for watching and have a very nice day. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एजेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, और या फिर कुछ एनजीओज जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या देखती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
और रेगुलेशंस को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक्ट होंगे या ये कहें कि इंटरनेशनल लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो भी फाइनेंस से रिलेटेड ये सारा ये देखती है। और इसके 190 मेंबर हैं। कब है? 19 फरवरी 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन सबको इक्वल राइट नहीं मिला हुआ। ये कहें कि सबका इक्वल रिस्पॉन्स नहीं है या उनको बेनिफिट नहीं है। G7 मेंबर जो है यूएस, अब देखिए इसका कितने परसेंट डोमिनेंस हो सकता है। जापान का कंट्रीब्यूशन की वजह से इनका डोमिनेंस ज्यादा है। ऐसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, इनकी टोटल जो है 41.29 ऑफ वोट्स जो हैं इनकी ही चली जाती हैं। इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में G7 कंट्रीज का बहुत बड़ा डोमिनेंस या रोल है। तो चाइना का देखिए 6.09, इंडिया 2.64, रशिया 2.59, ब्राजील और ये उसके बाद वाली कंट्री हैं, यानी इनका डोमिनेंस कम है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भी कम है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। सबसे पहले तो लोगो भी साथ साथ देखते जाइएगा। वर्ल्ड बैंक जो है कब क्रिएट हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में। और इसकी जो एक्टिविटीज है वो फोकस किस पे है? डेवलपिंग कंट्री को लेकर। ये किसके लिए काम करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ आता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में जिसमें इरिगेशन, रूरल सर्विसेज आती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो पोल्यूशन रिडक्शन हो गया, इस्टेब्लिशिंग इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स या फिर अर्बन डेवलपमेंट या उसकी जो रीजनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस में देखिए एंटी करप्शन या फिर डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारा काम किसका है? वर्ल्ड बैंक का। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज। अब बात करते हैं इसके इन्फ्लुएंस की। इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेकिन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं डेवलपिंग कंट्री की, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं अगर वो वर्ल्ड बैंक से कभी भी लोन ले लेती हैं तो दे आर नेवर फ्री, उनको जो है इसी पे डिपेंड करना पड़ता है। और इसके अलावा often criticized for setting economic agenda of your nations or attaching stringent conditions to its loan and forcing free market reforms। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्री ने इनसे लोन ले लिया तो समझिए उनके नीचे आ जाएंगे, उनको इनकी कंडीशंस को मानना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के बाद हम बात करते हैं, ये एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं जिसमें दिखाया गया कि यूज ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर्स अप टू 1 जून 2018। चाइना ने देखिए 11 बार की है, फ्रांस ने 18 टाइम किया है, यूके ने 32 टाइम, यूएसए ने 84 और यूएसएसआर रशिया ने 135 टाइम अपनी परमानेंट पावर को यूज किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप देख लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स सेट करेगा ग्लोबल ट्रेड के लिए। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में एज द सक्सेसर टू जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी गैट की जगह पे इसको क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसके जो दिखे जाए तो 164 मेंबर है। अब इसके देखा जाए कितने हैं, जैसे गैट जो है अगर आपका पहले आता है तो उसकी जगह पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है 1995 में। अब कितने मेंबर हैं वो आप देखिए जरा इसमें। इट हैज 164 मेंबर और डेट कौन सी है? 29 जुलाई 2016 तक। तो जितने भी जो डिसीजंस हैं यूनानिमसली होते हैं, बट जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन या फिर जापान, ये एक्चुअल में इस तरीके से काम करते हैं कि व्हाटएवर जिनको अच्छा लगता है उसी के अकॉर्डिंग इनके डिसीजन भी फिर चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इट ऑल्सो वर्क एज देयर एजेंसी जो है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन करती हैं नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को लेकर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका लोगो ये आप देख लीजिए। और इसके बाद ये क्या है? इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1957 में। मेन क्या है? टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एंड सोयर्स एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इट टीम्स रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो ये इसका मेन काम है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एजेंसीज अगर उनके बारे में पूछा जाता है तो 2 मार्क के क्वेश्चन आपके सेपरेट इसी पर बनते हैं और वो आपने पढ़ भी लेने हैं। ये इसीलिए आपको जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैंने बोला था कि आप अपने साथ पेन पेपर जरूर रखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अब ये क्या है? एक एनजीओ है दैट कैंपेन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मेन पर्पस क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये किसी में बिलीव करती है ह्यूमन राइट्स आर interdependent or indivisible. It prepares and publishes reports on human rights
गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स, क्योंकि ना गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये उनके बारे में सच बताती है दुनिया को, तो कई बार जो है ना इसको लेकर गवर्नमेंट हैप्पी नहीं होती। तो बेसिकली देखिए, नेवरथलेस दीज रिपोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव वे से काम करती हैं। एक बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है जो बेसिकली रिसर्च और एडवोकेसी करती है किसकी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और बेसिकली ड्रॉ करती है ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूज। अगर कहीं पर भी देखो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुए तो उसके ऊपर इसने ध्यान देना, और इसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनेशनल कोलिशंस लाइक कैंपेन्स टू बैन लैंड माइन्स और टू स्टॉप यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स एंड टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारा काम इसने करना है ह्यूमन राइट्स को लेकर। ये है हमारी ह्यूमन राइट्स वॉच। तो मैंने एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन इस सेपरेट आपको मुझे बताना था थोड़ा सा इन एजेंसीज के बारे में। आई होप सो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।